हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्यजी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे राजस्थान बजट 2022-23 जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा पेश किया गया था। तो आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं बजट क्या होता है। बजट सरकार की आय एवं व्यय का एक विवरण होता है जिस प्रपत्र में एकत्रित किया जाता है उसे बजट कहते हैं। सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था बजट के माध्यम से की जाती है। सरकार बिना बजट के 1 रुपये का व्यय नहीं कर सकती। बजट में प्रत्येक वर्ष नई योजनाओं की घोषणा होती है और टैक्स में संशोधन किया जाता है जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट निर्माण के विषय में बताया गया है। बजट के द्वारा ही सरकार के सभी कार्य निर्धारित किए जाते हैं। तो बजट को वित्त विधेयक द्वारा पेश किया जाता है और वित्तीय वर्ष की पहली तिथि को बजट में किए गए प्रावधान पूरे देश में लागू कर दिए जाते हैं। और भारत में वित्त वर्ष की अवधि मानी जाती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी 1 अप्रैल से बजट जो भी बजट बनाया गया है वो पूरे भारत देश में लागू कर दिया जाएगा। लोकसभा में केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है और इस बजट को केंद्रीय बजट के नाम से जाना जाता है जो कि पूरे देश के लिए निर्धारित होता है। और हमारे केंद्र सरकार की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, तो इनके द्वारा ही देश का बजट पेश किया गया था। और राज्य सरकार में बजट राज्य वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है और यह केवल उसी राज्य के लिए निर्धारित किया जाता है। और ये पेश किया गया था हमारे राजस्थान राज्य के लिए अशोक गहलोत जी के द्वारा, जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं और आईटी संचार विभाग के अधीन भी मंत्री हैं। तो अब देखते हैं राजस्थान बजट 2022-23 जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 23 फरवरी 2022 को पेश किया गया था। और पहला जेंडर बजट भी इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 2012-13 में। जेंडर बजट क्या होता है? जिसमें कार्यों और योजनाओं का आवंटन लिंग के आधार पर किया जाता है और इस बजट के द्वारा महिला अधिकारिता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। और पहला पेपरलेस बजट भी इन्हीं के द्वारा पेश किया गया था 2021-22 में। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के इतिहास में पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया है इस बार। तो देखते हैं बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई। शहरी क्षेत्र में रोजगार हेतु इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का ऐलान किया। यह नई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ठीक उसी तरह काम करेगी जैसे मनरेगा योजना ग्रामीण इलाकों में काम करती है। जैसे मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करती है, वैसे ही ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है शहरी क्षेत्रों में 1 वर्ष में 100 दिन के लिए रोजगार प्रदान करेगा और इसको 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो अशोक गहलोत जी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में फल सब्जियां या सामान बेचने वाले या ढाबों और रेस्टोरों में काम करने वाले और अन्य लोगों के लिए मनरेगा जैसी कोई योजना नहीं थी। तो इस इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से कस्बों और शहरों में रहने वाले परिवार भी राजस्थान में हर साल 100 दिन का काम मांग सकते हैं। मनरेगा योजना में 125 दिवस का रोजगार, लगभग 750 करोड़ रुपए व्यय। तो कोरोना काल के दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की कि कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने में सहायता देने की दृष्टि से राज्य सरकार के खर्चे पर मनरेगा के तहत जो कार्य दिवसों की संख्या है मौजूदा 100 दिन थे उनको बढ़ाकर 125 कर दी जाएगी और इसके तहत लगभग 750 करोड़ रुपए व्यय होगा। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है और इसकी फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह के ब्रिज कोर्स। तो कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आगामी वर्ष यानी 2022 से स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि के ब्रिज कोर्स चलाए जाने प्रस्तावित हैं और इसके लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ब्रिज कोर्स क्या होते हैं? ये अल्प अवधि के कोर्स होते हैं जिसमें पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाए जाते हैं
और वही शामिल किया जाता है जिसमें छात्र आसानी से ज़्यादा समझ सके, जिससे अगली कक्षा में पदोन्नत होने पर छात्र में आत्मविश्वास पैदा हो सके। ब्रिज कोर्स को लेकर शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा और पाठ्यक्रम के अंत में कोई परीक्षा नहीं होगी। समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत। तो इसमें 100 यूनिट तक प्रति माह उपभोग करने वाले को 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई। इसके साथ ही 150 यूनिट तक उपभोग करने पर 3 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान दिया जाएगा तथा 150 से 300 यूनिट तक के उपभोग पर 2 रुपये प्रति यूनिट अनुदान देने की घोषणा की गई और इसके लिए लगभग 4500 करोड़ रुपए का भार आएगा। चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार 10 लाख रुपए का सालाना चिकित्सा बीमा। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 1 मई 2021 में लागू हुई थी और इस योजना में क्या था कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवेदक हैं वो चुने गए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले सकते थे। तो अब इस योजना के अंतर्गत 2022-23 के बजट में प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो इस तरह मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने से राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य उपलब्ध करवाने वाला अग्रणी राज्य बन चुका है। इसी योजना का दायरा और व्यापक करते हुए आगामी यानी 2022 से चिरंजीवी योजना में इन बीमारियों का इलाज भी निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा सकेगा। सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध आउटडोर व इंडोर सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क। तो 2011 में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ की थी, जिसके तहत जो सभी राजकीय चिकित्सा संस्थान है यानी कि सभी सरकारी अस्पताल हैं उनमें निःशुल्क दवा दी जा रही थी समस्त प्रदेशवासियों को। तथा 2013 को आरंभ की गई मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत कुछ चुनिंदा जांचें भी निःशुल्क दी जा रही थी। तो अब इसके बाद राज्य की सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी और आईपीडी की सुविधाएं भी पूर्णतः निःशुल्क करने की घोषणा की गई। ओपीडी और आईपीडी क्या होता है? ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और आईपीडी मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट। यानी कि ओपीडी में वो रोगी होते हैं जो गंभीर अवस्था में नहीं होते, यानी उनको तुरंत इलाज करके घर भेज दिया जाता है, जबकि इन पेशेंट डिपार्टमेंट में वो रोगी आते हैं जो गंभीर अवस्था में होते हैं और उनको भर्ती किया जाता है। तो अब इनका ये इलाज भी पूर्णतः निःशुल्क किया जाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू, बीमित परिवार को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर। तो इस योजना में बीमित परिवार को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। एक 1,224 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 15 चिकित्सालयों का निर्माण। तो राजस्थान में 1,224 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 3,674 बेड क्षमता के 15 नए चिकित्सालयों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिससे क्षेत्र की जनता को समय से चिकित्सा सुविधा मिलना प्रारंभ हो सके। 18 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय। तो पिछले बजट में सभी जिला मुख्यालयों पर नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी और वर्तमान में 8 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय संचालित हैं तथा 7 जिलों में स्थापना का कार्य प्रगतिरत है। तो अब शेष 2022 में 18 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने का कार्य हाथ में लिया जाएगा और इसी के साथ राजस्थान सबसे ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजों वाला पहला राज्य बन जाएगा। इसके बाद से राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश पाने के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना होगा और वे यहीं से कोर्स कर सकेंगे। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो 2022 में जयपुर, जोधपुर, अजमेर व कोटा में 250 करोड़ रुपए की लागत से नई मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया जाएगा और ये इंस्टीट्यूट होंगे इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, यानी तंत्रिका विज्ञान और नेत्र विज्ञान से संबंधित, जो कि जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंडर बनेगा।
इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज जो कि एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में बनेगा, और इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक्स नियोनेटोलॉजी एंड मैटरनिटी जो कि जेके लॉन हॉस्पिटल कोटा में बनेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में बनेगा। संभागीय मेडिकल कॉलेजों में 7 सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं। तो मेडिकल कॉलेज जो कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर में सभी 7 सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और साथ ही मथुरा दास माथुर अस्पताल जोधपुर में अत्याधुनिक कार्डिक लैब की भी स्थापना की जाएगी। तो ये 7 सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं कौन कौन सी होंगी? एंडोक्राइनोलॉजी जिसमें हार्मोन से जुड़ी बीमारियों का फील्ड है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो पाचन तंत्र से संबंधित है, गैस्ट्रो सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो कि कैंसर विज्ञान से संबंधित है, ऑन्को सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और कार्डियोलॉजी जो कि हृदय रोग विज्ञान से संबंधित है। 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। तो उप स्वास्थ्य केंद्र क्या होते हैं? ये गांव के स्तर पर स्वास्थ्य चौकियाँ होती हैं। एक उप स्वास्थ्य केंद्र लगभग 5000 लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। तो 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे गांव के स्तर पे। 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत करते हुए कुल 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाना प्रस्तावित है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होते हैं? ये 20,000 से 30,000 आबादी के लिए बनाए जाते हैं। तो 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य में बदला जाएगा। उप जिला चिकित्सालयों तथा 352 पंचायत समिति मुख्यालयों पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डायलिसिस एवं दंत चिकित्सा की सुविधा भी दी जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं आमतौर पर बड़े कस्बों में होते हैं, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तुलना में यहाँ पे डॉक्टर और प्रशिक्षित नर्सों की संख्या अधिक होती है। और यहाँ पे डायलिसिस और दंत चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस का उपयोग किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए इलाज के लिए किया जाता है। जब किडनी शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त पदार्थों को निकालकर रक्त को फिल्टर करना बंद कर देती है, तो डायलिसिस के माध्यम से कार्य किया जाता है। इसमें एक मशीन का उपयोग करके रक्त को फिल्टर और शुद्ध किया जाता है। तो ये सुविधाएं अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर प्रदान की जाएंगी। प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में महिलाओं को अर्ली कैंसर डिटेक्शन की सुविधा उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से प्रत्येक जिले में मोबाइल कैंसर डायग्नोस्टिक वैन उपलब्ध कराने की घोषणा भी की गई है और इस हेतु 50 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। आयुष सुविधा से वंचित 19 ब्लॉक पर आयुष चिकित्सालय की स्थापना का कार्य हाथ में लिया जाएगा और इन पर लगभग 20 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी के अधीन 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पदों का सृजन और भर्ती, यानी कि मिलावट रहित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो अभियान चलाया गया था शुद्ध के लिए युद्ध, इसको मूर्त रूप देने के लिए बनाए गए डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी के अधीन 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पदों का सृजन करते हुए भर्ती किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही पूर्व में घोषित 7 फूड सेफ्टी लैब का कार्य शीघ्र पूर्ण करते हुए आगामी वर्ष यानी 2022 में 10 नए मोबाइल फूड सेफ्टी लैब भी संचालित किए जाने प्रस्तावित हैं। रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाकर राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन। तो सड़क सुरक्षा में और अधिक सुधार करके दुर्घटनाओं में कमी लाने की दृष्टि से रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाकर राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन प्रस्तावित है। साथ ही जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट भी खोला जाएगा और इसकी शुरुआत शाहजहाँपुरा से अजमेर, बरबिलाड़ा, जोधपुर और सीकर से बीकानेर तक के भाग से की जाएगी। समस्त 3820 सेकेंडरी विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा, यानी कि 2018 की तुलना में वर्ष 2021 में राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का सरकारी स्कूलों में नामांकन लगभग 20% बढ़ने से राजकीय स्कूलों को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए राज्य के जो समस्त 3820 सेकेंडरी विद्यालय यानी 10वीं तक के विद्यालय हैं, इनको 12वीं तक के विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा की गई।
शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और शुरू किए जाएंगे। यानी आज के वैश्विक परिदृश्य में हमारे प्रदेश के विद्यार्थी देश ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य बन सकें, इसके लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा में भी निपुण होना आवश्यक होता जा रहा है। और इसको ध्यान में रखते हुए 5,000 से अधिक की आबादी वाले समस्त गांवों में 1200 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय प्रारंभ किए गए थे। इन विद्यालयों की लोकप्रियता और इनमें प्रवेश हेतु अभिभावकों एवं विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए 2022 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और शुरू किए जाएंगे। इंग्लिश मीडियम शिक्षकों का काडर विद इन काडर लगभग 10,000 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक भर्ती। यानी इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी विषयों के अंतर्गत इंग्लिश मीडियम शिक्षकों का पृथक से काडर यानी समूह बनाने की घोषणा की गई है। और इन विद्यालयों में प्रथम चरण में लगभग 10,000 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। रेगिस्तानी जिलों में 200 प्राथमिक विद्यालय, जो प्रदेश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु जो रेगिस्तानी जिले होते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर में प्राथमिक शिक्षा के व्यापक विस्तार को ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण में 200 प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। प्राथमिक विद्यालय होते हैं 1 से 5वीं तक के जो विद्यालय होते हैं, और प्राथमिक विद्यालय से वंचित जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर भी प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर एजुकेशन हब, तो JLN मार्ग पर स्थित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को समन्वित कर एजुकेशन हब यानी शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। और इस हेतु 2 वर्षों में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जिनमें महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज पर 225 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। राजा रामदेव पौद्यार रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पर 100 करोड़ रुपए तथा राधा कृष्ण लाइब्रेरी एवं कोचिंग सेंटर पर 75 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय, तो प्रदेश में बालिकाओं को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश के 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। साथ ही राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर, चूरू जो कि सरवाड़, अजमेर जो को PG महाविद्यालय यानी पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। और 25 कन्या महाविद्यालयों में नए विषय खोले जाना भी प्रस्तावित है। जोधपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना, तो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में वर्ष 2013 में स्थापित मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर में है, जो कि वहाँ पे 15 करोड़ रुपए की लागत से सामाजिक समरसता यानी सोशल हार्मनी एवं सद्भाव पर शोध हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना भी की जाएगी। सोशल हार्मनी होता है सभी लोगों को अपने समान समझना। खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर जो कि जयपुर में है, 100 करोड़ रुपए की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज। खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर जयपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथ ही शेरगढ़, आगोलाई शेरगढ़ जो कि जोधपुर में है, अराई, किशनगढ़, अजमेर व उज्जैन, नदवई, भरतपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोले जाएंगे। ये IIT नहीं होते हैं, ये ITI अलग होता है, IIT अलग होते हैं। IIT जो होते हैं बेसिकली BTech और MTech के लिए उनको तैयार किया जाता है उनमें प्रवेश के लिए, और ITI जो होते हैं ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर थ्योरी सब्जेक्ट्स के मुकाबले प्रैक्टिकल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और इसमें इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। प्रत्येक जिले में 50-50 लाख रुपए की लागत से सावित्रीबाई फूले वाचनालय, तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का दायरा बढ़ाते हुए कोचिंग के अलावा अच्छे माहौल में अध्ययन की सुविधा हेतु प्रत्येक जिले में 50-50 लाख रुपए की लागत से सावित्रीबाई फूले वाचनालय यानी लाइब्रेरी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना क्या थी? इस योजना का उद्देश्य था राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के BPL परिवार के जो छात्र हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, इन सभी के लिए राजस्थान सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर उन सभी छात्रों को प्रोत्साहित करना था। तो
इनके लिए अब लाइब्रेरी भी स्थापित किए जाएंगे। अब इन लाइब्रेरी या इन वाचनालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सेल्फ स्टडी करने वाले युवाओं को आवश्यक पत्र पत्रिकाएं, कंप्यूटर, पुस्तकें, इसकी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी जोधपुर का लगभग 42 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्माण करते हुए आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। और सावित्रीबाई फुले के बारे में देख लेते हैं। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और समाज सुधारिका व मराठी कवयित्री थी और इनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। जयपुर व जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपए की राशि से आवासीय पैरा खेल अकादमी। तो पैरा खिलाड़ी जो होते हैं यानी दिव्यांगजन और विकलांगजन खिलाड़ी जो होते हैं, इनको उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उपकरण और अभ्यास के लिए जयपुर और जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपए की राशि से आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। साथ ही ओलंपिक पदक विजेताओं को निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित किए जाने वाले प्रावधान को अब पैरा ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं के लिए भी लागू करने की घोषणा की गई। टोंक में मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा जो कि इंडोर गेम्स के लिए होगा। और जोधपुर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का विस्तार एवं उन्नयन कराया जाएगा और खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की जाएगी। इन पर 15 करोड़ रुपए का व्यय होगा। और जयपुर के एसएमएस के अनुरूप ही जोधपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एवं रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनाया जाएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।